एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इज जीरो अ रैशनल नंबर? जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं? तो पहले का आंसर है यस, कि जीरो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि रैशनल नंबर होता क्या है, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, रैशनल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब ये p बाई क्यू क्या है, कोई भी नंबर जिसका कोई डिनोमिनेटर हो और एक न्यूमरेटर हो, वही हमारी p बाई क्यू की फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखो जीरो एक रैशनल नंबर है, अब ऐसा क्यों, अब देखो उसके आगे को लेने के क्या, तुम कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? क्या तुम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हम? तो देखो जीरो को हम p बाई क्यू की, अगर उसके नीचे 1 लगा दूंगा तो ये p बाई क्यू फॉर्म नहीं होगी, एक न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया उसका, है ना। अब मैंने 1 ही क्यों लगाया? अगर मैं जीरो को 1 से डिवाइड कर देती हूँ तो आएगा क्या, जीरो, है ना। और जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, उनके नीचे ऑटोमेटिकली 1 होता ही है, ठीक है। हमेशा उनके नीचे 1 होता है, इसीलिए तो, और उसको ना हम लिखते नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, अगर 1 से कोई चीज डिवाइड होगी तो वो हमेशा वही नंबर देता है ना। तो इसलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है थोड़ी सी। देखो इसमें बोल रखा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब देखो जो दो नंबर दे रखे होते हैं ना, उन दो नंबरों को तुम पता कैसे देखो, ये हमें 3 दे रखे हैं, ये हमें 4 दे रखे हैं, ठीक है। 3 को अलग लिखो, 4 को अलग लिखो। अब इन दोनों का ना, अगर ये p बाई क्यू की फॉर्म में है तो करो सॉल्व, अगर नहीं है तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म बनाओगे, ठीक है। तो देखो 3 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म बनाऊंगी, तो 3 बाई 1, जैसे मैंने 0 को p बाई क्यू की फॉर्म बनाई, ऐसे ही 4 को बनाऊंगी 4 बाई 1, p बाई क्यू फॉर्म बन गई। अब देखो इसको ही मैं और सॉल्व करूंगी। अब देखो 3 बाई 1 था, 4 बाई 1 था, अलग अलग सॉल्व करना है, याद रखना। इसी को ही मैंने एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा चेंज, लिटिल बिट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, याद रखना जब भी तुम्हें बोल रखा हो कि इन दोनों के बीच में तुम्हें बताने कितने नंबर है, इसमें बोल रखा है ना, इसके अंदर फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 7, मतलब इनके बीच में कौन कौन से नंबर बीच में आ रहे हैं, ठीक है। जब हमें बताना हो तो दोनों के, जब ऐसे सॉल्व करते हैं ना, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, याद रखना ये बात। तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब उन्होंने बोल रखा है 6 निकालने हैं हमें, तो मैं उससे एक एक्स्ट्रा नंबर ले लूँगी विच इज 7, ठीक है। तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, अब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। मैंने बोला कि 6 निकालने, तो मैंने एक एक्स्ट्रा नंबर लिया अपनी मर्जी से, ये 7 मैंने अपनी मर्जी से लिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो यहाँ पर आ गया 7। अब जब मैं एक्स्ट्रा कुछ ले लूँ, जब भी हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं उसको जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला सेम एग्जैक्टली वो भी मल्टीप्लाई होता है। मैं 7 को ऐसा मल्टीप्लाई लेती हूँ तो ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। इतनी बात आ गई, चलो बात है। अब देखो मैंने बोला था डिनोमिनेटर है ना सेम होना चाहिए। अब मैंने इसका डिनोमिनेटर तो 7 कर दिया, अब रही बात किस बेचारे 4 की, इसका भी तो डिनोमिनेटर होना चाहिए कुछ। अब जब मैंने इसका 7 करा तो इसका भी कहीं ना कहीं 7 ही होना चाहिए, कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका 7 है तो इसका भी करना पड़ेगा। इसको 7 बनाने के लिए क्या करूँगी, इसका डिनोमिनेटर 7 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो 7 आएगा, तभी तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पर 7 ही आएगा। अब जब मैंने इधर 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 को, तो ये 7 जो है ऐसे ही हम ऐसे ही नहीं लिख सकते अपनी मर्जी से। जब मैं इधर 7 लिख रही हूँ तो उसके ऊपर मुझे 7 लिखना होगा, ठीक है। 7 4 जा 28। अब देखो ये जो 3 है ना, वो उसकी एक ना कहते को इक्वल टू आ रहा है, मतलब 3 की वैल्यू 21/7 हो गई। अब 4 की वैल्यू 28/7 होगी, तो 3 ये 21/7 और यहाँ पर लास्ट में है 4 जो कि 28/7 है। अब इसके बीच में बोल रखे थे मुझे 6 नंबर निकालने हैं, ठीक है। अब देखो 21 डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम है, तो अगला नंबर क्या होगा 22, 23, 24, 25। बस नीचे है ना हमें 7 7 लगा देना है, ठीक है। बस ऊपर से ही हमें पता चलता है ऊपर वाले नंबर से, डिनोमिनेटर सबके सेम रखते जाओ,
27, ठीक है, ये कोमा डाल दो। देखो ये है हमारा 3, ये है हमारा 4 और इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए ना, आए कि नहीं आए? आ गए। चलो अगला क्वेश्चन। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो बताना, ठीक है। ऐसे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तुम समझ जाओगे, क्योंकि ये 1 के ऊपर था इसलिए थोड़ा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बाकी अगले वाले देखोगे ना तो आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन 3 बोला था फाइंड रैशनल नंबर्स, इसमें भी 5 निकालने हमें। अब दे रखा है 3/5 और 4/5, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इसमें करा था उन दोनों नंबरों का ऐसे अलग लिख दिया था, ऐसे ही पहला नंबर क्या दे रखा है 3/5, दूसरा नंबर क्या दे रखा है 4/5, ऐसे ही मैं उन दोनों को भी अलग अलग लिख दूंगी, ठीक है। अब अगली बात, अब इक्वल टू देखो पहले हमें नॉर्मल दे रखा था, फिर मैंने इसको p/q की फॉर्म में बनाया, ठीक है, रैशनल नंबर की फॉर्म में। अब ये हमें ऑलरेडी रैशनल नंबर दे रखा है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब सीधा मल्टीप्लाई का प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है। मतलब क्या है 3/5 एज इट इज, इसको मुझे मल्टीप्लाई करने का काम करना है, ठीक है, 4/5 और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? देखो यहाँ पर 1 था इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 निकाला, तो जस्ट एक एक्स्ट्रा ले लिया। ये 1 के केस में ही होता है कि एक एक्स्ट्रा ले लो जितने हमें निकालने हैं बीच के नंबर, पर जब 1 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई और नंबर हो ना तब हमें सोचना पड़ता है कि कितना लें। अभी मैं अपनी मर्जी से 5 ले लेती हूँ, ठीक है। अभी मैंने 5 लिया, ठीक है। अब मैंने 5 ले लिया यहाँ पे, तो 5 अब मैं ऐसे ही थोड़ी ना 5 को किसी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगी, नहीं। जब मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ नीचे डिनोमिनेटर को, तो ये सेम चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो मैंने इसको भी ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करूँ तो 5 5 जा 25 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो आगे, अब मैंने एक चीज बोली थी, जब भी बीच में डिफरेंस बिटवीन मतलब दोनों के बीच के नंबर निकालने होते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर जो होते हैं ना सेम होने चाहिए। अब मैंने इसका डिनोमिनेटर तो 5 से मल्टीप्लाई करके 25 बना दिया, पहले 5 था ना, मल्टीप्लाई करके 25 बना दिया। अब मुझे भी इसको 25 बनाना, अगर मुझे इसका भी डिनोमिनेटर 25 चाहिए, इस 5 का इसका डिनोमिनेटर 25 चाहिए, तो मुझे इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से ही। अब जब मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करूँगी, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकती ना, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा तो इस 5 के चलते यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है। अब 5 4 जा 20, ठीक है। अब देखो याद रखना मैंने बोला था ना यहाँ पे तुम्हें अपनी मर्जी से लेने पड़ते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रखा था कि तुम्हें 6 नंबर बताने। अब देखो 15 डिनोमिनेटर को छोड़ो, 15 और 20 के बीच में 6 नंबर कितने आ रहे हैं, 3 4 ही तो आ पा रहे हैं, 6 तो आ नहीं रहे। मैंने मतलब कि यहाँ पे 5 की जगह छोटा नंबर ले लिया थोड़ा सा, है ना। अब मान लो कि मैं अगर इस 5 की जगह 6 ले लेती तो क्या होता, क्योंकि देखो अगर मैं इसके लूँगी ना तो 16 17 18 19 20 19 तक आ रहा है, क्योंकि 20 तो ये खुद ही नंबर हो गया, है ना, तो छोटा पड़ रहा है थोड़ा, तो मुझे और बड़ा लेना पड़ेगा ताकि इसके बीच में मेरे नंबर्स और बढ़ पाए, है ना। बीच के नंबर चाहिए ना मुझे 6, तो मेरे पास तो 4 ही आ पा रहे हैं, मुझे और चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ इस 5 को ना 6 बना देती हूँ, ठीक है। इस 5 को 6 बना देती हूँ, ठीक है। इस 5 को भी 6 बना देती हूँ, 5 6 जा 30। एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ पहले, एक मिनट गाइस। अच्छा चलो देखो, अब मैं क्या करूँगी कि ना मैंने 5 लिया था अभी, तो अब मैं 6 कर दूँगी इसको, ठीक है। मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ऊपर 6 से ही करना पड़ेगा मुझे, है ना। अब 5 6 जा 30, अब देखो 3 6 जा 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर मैंने 30 कर दिया, अब मैंने बोला था इसका भी मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना, तो इसका भी मुझे डिनोमिनेटर 30 करना पड़ेगा, तो इसको भी मुझे 30 बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको 30 बनाया तो इस 5 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे सॉल्व होकर 30 आएगा। ये मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसका सोल्व आंसर लिख रही हूँ। अब मतलब कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 30 आ जाए, विच इज 6।
अब 6 को मैं ऐसे तो लिख नहीं सकती, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऊपर भी सेम चीज से ही मल्टीप्लाई होता है। 6 4 जा 24। अब देखो नंबर बढ़ गया ना, 18 और 24 के बीच में 6 नंबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? 19 20 21 22 23 एंड 24। 24 पे लास्ट हो रहा है, 5 मिल रहे हैं अभी भी देखा जाए तो मेरा नंबर फिर से छोटा पड़ गया है ना। तो अब 7 लेके तुम ट्राई करना, मैं नहीं करूंगी, ये तुम खुद करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को है ना, अगर देखो इसमें तो नहीं, इसमें 5 ही बोल रखे थे, सॉरी क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन। 5 रैशनल नंबर, इसमें 6 नहीं निकालने 5 ही निकालने, मतलब कि मेरा ठीक हो गया एक तरीके से। अगर इसमें मान लो कि 100 निकालने होते, बट तुम्हें ना इतने बड़े नंबर में से 100 कभी नहीं देंगे, बट हाँ अगर तुम्हें निकालने का बना तो ऐसे में तुम्हें जरूर देंगे जिसमें 1 जो नीचे होगा, क्योंकि 100 बोल रखे होंगे तो तुम ना 101 से मल्टीप्लाई कर दें तुम्हारे 100 आ जाएंगे, ठीक है। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है जैसे 5 6 7 ऐसा कुछ अलग देते हैं ना, तब ऐसा ट्रिकी नहीं देते कि 100 निकालो 200, ऐसा इतना ट्रिकी नहीं देते, छोटे छोटे 5 निकालो 6 निकालो इतना ही देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बीच में बताना तुम्हें कितने 5 बताने ना, तो 3/5 जो था हमारा 18/30 था, 4/5 हमारा 24/30 था। अब इसके बीच में तुम्हें 5 निकालने हैं, तो एक क्या हो गया 19 हो गया, 19/30। डिनोमिनेटर सबका सेम कर दो, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। दूसरा हो गया 20/30, 20 का, फिर 22, फिर 23, ठीक है। हो गए 1 2 3 4 5 नंबर हो गए ना इन दोनों के बीच में, हो गए। चलो अब देखो इसमें ना अगला क्वेश्चन बोल रखा है, ऐसे क्वेश्चन है ना वैसे एग्जाम में मतलब 1 मार्क के ज़्यादा देते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट बेसिस में पूछो ना तो ऐसे क्वेश्चंस, ये वाला ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर उठ कर आता है, बट इतना इजी नहीं आएगा, मुश्किल वाला आएगा, थोड़ा सा मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल नहीं, वो मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेट में ज़रूर कर दूँगी, ठीक है, चिंता मत करो, ऐसे नहीं आएगा। अब देखो आएंगे आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब देखो अगला बोल रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स, तो ये बिना उसके बता सकते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बताओ सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, क्यों नहीं होते? क्योंकि नेचुरल नंबर किससे शुरू होते हैं? 1 से, होल नंबर 0 से, जब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर ही तो बने, है ना, क्योंकि होल नंबर बड़ा होता है ना, क्योंकि वो 0 1 2 3 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होता है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे के सारे होल नंबर हुए, है ना, तो ये ट्रू है। अब आ जाती है बात अगली, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या इंटीजर होल नंबर होते हैं कि नहीं होते? देखो मैं तुम्हें ये नेचुरल नंबर का तो मैं समझता है, इंटीजर की बात करते हैं, अब इंटीजर कौन कौन से होते हैं ये बताओ। इज अ होल नंबर, देखो होल नंबर अभी मैंने बताया था, इसका मैं बी पार्ट सेकंड पार्ट करूँगी, फर्स्ट तो मैंने बता दिया, इसका आंसर है फोर्स। फोर्स तो तुमने देख लिया होगा, सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास होगी। अब फोर्स क्यों है? देखो होल नंबर क्या होता है, इसी का रीजन बता रही हूँ। जो होल नंबर होते हैं ना, होल नंबर देखो डब्ल्यू लिख रहे हो सिर्फ है, समझ जाना। होल नंबर जो होते हैं ना वो स्टार्ट किससे होते हैं? 0 1 2 3, ये ऐसे होते हैं होल नंबर, ठीक है। अब इंटीजर कैसे दिखते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं ना, पता कैसे दिखते हैं? ये होते हैं ऐसे -1, सॉरी उल्टी लाइन होगी, 1 0 2, यहाँ पे -1, ये उल्टी की लाइन चलती है इंटीजर्स में, ठीक है। ऐसे होते हैं इंटीजर्स, कुछ इस तरीके से दिखते हैं इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाले में रहते हैं, होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव आ जाते हैं 0 से, लेकिन इंटीजर्स में माइनस वाले में जाते हैं। अब देखो बोला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि सारे इंटीजर होल नंबर है। देखो सारे इंटीजर होल नंबर है, जब ये वाले इंटीजर तो होल नंबर बन रहे हैं, लेकिन ये वाले बन पा रहे हैं होल नंबर? नहीं ना, क्योंकि होल नंबर में तो यही आते हैं, तो नहीं बन पा रहे, तो इसीलिए फॉल्स है। अब देखो तीसरा, इसमें बोल रहे थे एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सारे रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये भी फॉल्स है, क्यों भाई? सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर क्यों नहीं होते, ये हमें बताना है।
देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो होल नंबर भी मैंने बताया, होल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 ऐसे जाए, ये होते हैं होल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर मैंने बोला था p/q की फॉर्म में होती है, p/q कोई सा भी नंबर हो, बस p/q की फॉर्म है ना वो चलेगी। अब p/q कोई सा भी नंबर का मतलब मान लो -1 है, तो उसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूं, p/q फॉर्म बन गई। अब मान लो कि -2 है यहाँ पर या -3 है, उसके नीचे मैंने 5 लगा दिया, p/q फॉर्म बन गई। अब मान लो नॉर्मल 0 है, उसके नीचे ऐसे 1 लगा दिया, p/q फॉर्म बन गई। इसके ऐसे ही बना, उसके नीचे 1 लगा दिया, 2 है उसके नीचे 1 लगा, ये 0 के नीचे 1 लगाना, 1 के नीचे 1 लगाना, 2 के नीचे 1 लगाना। इसका मतलब क्या है, ये है तो 1 ही, ये है तो 1 ही, ये 0 है, ये है 1, ये है 2, ऐसे ही तो नंबर है ये नॉर्मल वाले, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये होल नंबर में ही तो आ रहे हैं, बस उसको p/q की फॉर्म में ही तो लिख रहे हैं, 1 से डिवाइड हो या ना हो, एक तो बात है। बट ये वाले तो काउंट हो रहे हैं होल नंबर के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मतलब तो 0 ही हुआ ना, बस हम लिखते ही तो नहीं नीचे वाले डिनोमिनेटर को जो 1 होता है ना, ये तो आ रहे हैं, बट ये वाले तो आ नहीं पा रहे, हमारे नहीं आ पा रहे ना, तो इस वजह से सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं बन सकते। अब जरूरी है पॉजिटिव में और भी हो सकते हैं, जैसे कि 5/9 हो गया, ये भी p/q की फॉर्म है, बट ये होल नंबर में तो नहीं आती है ना। तो चलो हमारी 1.1 खत्म। एक मिनट ओके, सो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। देखो 1.2 के जो अगर मैंने ऐसे क्वेश्चंस करूँगी जो एग्जाम में ना आते हैं और चांसेस थोड़े हैं कि लाइक 1% भी चांसेस है ना, मैं वो ही कर पाऊँगी, ठीक है। जिनको 0% चांसेस है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जैसे 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला है, तो तुम अपनी तरफ से कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो ज़रूर है तुम्हें इसमें से कोई एक दे देंगे, तो इसमें तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, रटोगे इसका ट्रू था फॉल्स, तो ऐसे टाइम में ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। जो सॉल्व करने वाले होते हैं उस वो होता है तुम्हारी स्कोरिंग चीज़ें, तो इसमें से सिर्फ क्वेश्चन 3 है जो कि इम्पोर्टेंट, बाकी सब लिखा, ठीक है। और इस क्वेश्चन 3 को बताने से पहले मैं बेसिक से शुरू करूँगी, ठीक है। इसमें तुम्हें √5 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ना √2 से स्टार्ट करके बताना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल 3 उसे देखो, ठीक है। अब √2 बनाना, √2 नंबर लाइन पर, देखो ये चीज़ है ना नंबर लाइन पर बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं मैं तुम्हें स्टेप बताती जा रही हूँ, उसकी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले देखो √2 की बात है। अब अगर मैं बात करूँ पाइथागोरस थ्योरम, आई होप सबको आती होगी, आती है, ठीक है। अभी इस √2 को साइड में रखते हैं, पहले पाइथागोरस की बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस से कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, कहती है कि नहीं कहती, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये जो √2 है ना, दिस √2 ये तुम्हारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये तुम्हारा ये होता है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इस p की जगह 1 रख देती हूँ और इस b की जगह भी 1 रख देती हूँ तो क्या होगा, देखो p की जगह 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 रख दिया उसका स्क्वायर, है ना। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो h का स्क्वायर चल रहा था ना यहाँ पर, अब इसका स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, √, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गई, √2। मैंने बोला था ना h होता क्या हमारा √2, तो मतलब क्या है कि जो √2 है हमारा बनकर कैसे आया होगा, अगर मैं वापस पीछे स्टेप लेकर जाती हूँ तो ये √2 मेरा बन के कैसे आया होगा, अगर p की वैल्यू 1 हुई होगी, अगर p की वैल्यू 1 हुई होगी और b की वैल्यू भी 1 हुई होगी, तभी हमारा √2 आया होगा, राइट। देखो अभी तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आएगी बट समझ जाओ। अब इसी को ही मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ अगर, तो h की वैल्यू क्या हुई, h को मैंने इधर √, विच इज √, p स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यही है ना। इसका स्क्वायर इधर लेके चला जाऊंगी तो √ बन जाएगा ना, p की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और ये h, ठीक है। इतनी बात समझ आई।
ये इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, मतलब ये निकालते कैसे हैं, नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे वो बता दूँ मैं, पर इसको है ना लिखना नहीं होता, मतलब कि आंसर शीट में इसको लिखना नहीं होता, ये मैं समझाने के बेसिस पे करता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा एक रफ पार्ट है, ताकि तुम्हें ये √2 बनाना, √3, √5 ये बनाते क्यों है, ऐसे लेते क्यों है, वो समझा रही हूँ मैं ये चीज़। अब चलो पहले √2 बनाते हैं नंबर लाइन पे। अब √2 बनाने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक लाइन खींचो स्केल से, √2 बनवा रही हूँ, एक लाइन खींचो स्केल से, ठीक है। अब उसका एक सेंटर रख लो, कोई भी 0, ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 रख लिया। अब कोई भी है ना ऐसा लो जिससे ना, मान लो कि इतनी लंबी लाइन है, मान लो ये उंगली, मेरे पास स्केल तो लाइन है, उंगली से मेजर कर लेते हैं, तो मान लो कि इसकी उंगली के कितने पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 पार्ट्स होते हैं ना उंगली में, ये लाइनें होती है, 2 लाइनें होती है, तीसरी है 1 2 3 हिस्से होते हैं उंगली में, देखो ना यार ये 3 हिस्से होते हैं कि नहीं, 1 2 3 है ना, सबको दिखाई दे रहे होंगे, चलो अपने अपने उंगली देखो, सबको दिखाई दे रही है, 1 2 3 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो अब इस 3 हिस्से में से ना मैं सिर्फ एक हिस्से की बात करूँ, ओनली 1, ठीक है। तो ऐसी स्केल में से ये तो 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का तुम्हारी मर्जी ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसमें से उसका एक हिस्सा ले लिया, मान लो इतनी उंगली का एक हिस्सा ले लिया, तो वो मान लो यहाँ पर आता है, ठीक है, इतना आता है। अब मैंने क्या करा, उस हिस्से में इतना आ गया। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर है ना एक सर्कल, जैसे प्रकार से लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, तो मैं ना सीधा ना स्केल से बना लोगे ना तब भी चलेगा, कोई तुम्हारी आर्क नहीं देखने वाला, सही है, ठीक है। तुम भी यहाँ से लेकर 1 ले लो सेंटीमीटर, जितना भी तुम लेना चाहते हो, बस याद रखना मैंने जो यहाँ पे एक चीज़ बताई थी ना, P भी तुम्हारा 1 है, B भी तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा है ना बेस है, ठीक है, बेस तुम्हारा 1 है, 1 तुमने ले लिया, P भी तुम्हारा 1 है, मतलब कि परपेंडिकुलर भी तुम्हारा 1 है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर तुम्हारा 1 है, तो मतलब कि तुम्हें ये चीज़ यहाँ पर भी जितनी तुमने यहाँ ली है ना, जितनी तुमने यहाँ ली है उतनी ही तुम यहाँ पर लोगे, जितना मैंने एक क्वेश्चन ये दिया था ना, जितना हिस्सा ये उतना ही हिस्सा ये, 1 सेंटीमीटर ले रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर सेम होना चाहिए बस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्केल से उतनी लंबी लाइन खींच दी, अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पॉइंटों को ऐसे करके मिला दूँगी, ठीक है, ये हो गई हमारी हाइपोटेनस, ठीक है। देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, P भी 1 B भी 1, P भी 1 B भी 1, ठीक है। और ये जो स्लांट हाइट होती है वही तो हमारी हाइपोटेनस होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें √2 बता रही है, क्योंकि अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, ये दोनों 1 है, तो ये आंसर क्या देती है, √2, तो यही तो हमारा √2 है। अब तुम्हें एक काम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकार खोलना, ओपन करना प्रकार, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकार ओपन करना, मान लो मेरे यहाँ तक प्रकार है, ऐसे ओपन करना इतना, और ऐसे करके ये मेरी पेंसिल है, ठीक है, ये प्रकार की टिप है और ये मेरी पेंसिल है, ऐसे करके ऐसे डॉटेड लाइन, मैं ऐसे डॉटेड लाइन बनाती हूँ, ये मैंने प्रकार ओपन करा, ठीक है, ऐसे ये मेरी पेंसिल है, और ऐसे करके मैंने जैसे ओपन करके ऐसे करके मैंने ऐसी लाइन डाली, डॉटेड लाइन, इतना ओपन करके ऐसे करके मैंने प्रकार से लाइन डाली, और यहीं पर ही इसको भी हम √2 भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे एक तो ये स्केल को बताती है, और प्रकार से ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं कि इसको है ना ऐसे करके नीचे ज़मीन पे लेकर आओ, मतलब कि ये हिस्सा हमारा 1 है, इतना 1 है, और ये जो छोटा सा पोर्शन आ रहा है ना, उसको मिलाकर ही हमारा √2 बनता है। अगर मैं तुम्हें से बोलूँ √2 की वैल्यू पॉइंट में निकाल दूँगी, √2 की पॉइंट में लगाओ तो 1 पॉइंट समथिंग आती है कि नहीं आती, आती है ना, 1 पॉइंट आएगा, 1.14 आती है √2 की वैल्यू, मुझे याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा, तो वो जो पॉइंट में वैल्यू होती है ना वो यही होती है, ठीक है। 1 तो ये रहा, ये हमारा √2 रेडी हो गया। अब देखो √3 की वैल्यू, ये मेरा √2 था, अब ऐसे √3 की वैल्यू, तो देखो √3 में हम यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे कितना लेंगे, वो पता चल जाता है। जैसे मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम रफ में बनाई नहीं, ये तो मैं रफ में ही बनानी है, ये तुम्हें कॉपी में नहीं बनानी, साइड में अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं सिखाता कि तुमने यहाँ पे 1 क्यों लिया, यहाँ पे 1 क्यों लिया, और ये √2 ही क्यों बनाई, कुछ और क्यों नहीं बना, 3 में क्या डिफरेंस है, 4 में क्या,
वो कोई नहीं बताता, तुम्हें बस बोल देंगे यहाँ लाइन खींचो वहाँ लाइन खींचो, बस काम खत्म। अब देखो √3 की बात, यहाँ पे देखो √3 बनाऊंगी, यहाँ पे √4, उसके नीचे इसका देखो √2 का तो यहाँ आ गया, √3 यहाँ पे बना दूंगी, इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पे बना दूंगी, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देती √3 का। अब देखो √3 के लिए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस होगा। अब मैं √3 की बात करूँ, मतलब हाइपोटेनस क्या हो गई मेरी, √3 हो गई अब, ठीक है। हाइपोटेनस मेरी क्या होगी, √3। जैसे ये स्लांट है √2 आई है ना, वैसे ही मुझे अब क्या चाहिए, यहाँ पे √3 चाहिए। अब कैसे आएगी, अब देखो परपेंडिकुलर क्या रखूँ और बेस क्या रखूँ, उसके ऊपर होगा। अब देखो 3 आता कैसे है, अगर मैं लॉजिकली करूँ 1 और 2 इनसे मिलकर 3 बनता है कि नहीं बनता, है ना। 1 मिनट, बस 2 मिनट में मैं अभी 1 सेकेंड, अच्छा चलो ठीक है। अब देखो √3 लाना है मुझे, तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं p को 1 रख देती हूँ, ठीक है, p को 1 रख देती हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 ही आएगा। तो p को छोड़ो, पहले b की बात करते हैं, b की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि p को बोलोगे ना तो कन्फ्यूज होगा, तो पहले b की बात करते हैं। तो मान लो कि मैंने b को है ना 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अब रही बात p की, अगर मैं p को भी 1 रख दूंगी तो वो √2 बन जाएगा, पर मुझे तो √3 चाहिए ना, मुझे थोड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए। अगर मैं p को 2 रख देती हूँ, 2 को रख देती हूँ, p को, क्योंकि बड़ा चाहिए ना, एक को तो 1 होना पड़ेगा, दूसरे को 2 रख दूँगी। तो देखना ये भी याद रखो, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो p का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो वो किसका आंसर दे रहा है मुझे, √5 का। तो जब √5 बनाए ना, तब तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, राइट। तो बताना तो हमें √3 है, पर एक और चीज़ याद रखो, अगर मैं इस p में √2 ले लेती हूँ, √2 का स्क्वायर कर देती हूँ, तो किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है, वो खुद नंबर हो जाता है कि नहीं हो जाता। अगर मैं √3 का स्क्वायर कहती हूँ तो वो 3 होता है ना, होता है कि नहीं होता। अब ये मत बोलना पता नहीं, मैं यहाँ पे बताती हूँ। किसी भी रूट का नंबर, मतलब कि 2 का रूट बता दूँ, उसका स्क्वायर कर दूँ, तो वो नंबर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। √2 का मतलब क्या है, √2 अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब कोई भी रूट में आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है और वो एग्जैक्ट नंबर खुद दे देता है, तो इसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है। ये रूट हट जाएगा, बस ये सिर्फ हमें 2 दे देगा, तो अंडर रूट है ये, इसका आंसर 2 और इसका 1, तो ये कितना हो गया, √3। अब आया कि नहीं आया, तो मतलब क्या, √3 बनाने के लिए परपेंडिकुलर हमें √2 चाहिए और एक हमें 1 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा और उसमें 1 ऐड करेंगे, तब हमारा √3 बन के रहेगा। अब देखो इसकी फिगर कैसी बनती है, यहाँ पर फिगर इधर बनाना फिगर, क्योंकि अब मुझे √5 बनाना है, राइट। तो इसकी फिगर, अब देखो एक लाइन खींचेंगे, 0 ये रहा। अब देखो 1 सेंटीमीटर, 1, ठीक है, 1 ही लेंगे, 1 यहाँ पे जितना लेंगे ना 1, देखो सबसे पहले हम √2 बना रहे हैं √3 के लिए, जितना ये लेंगे उतना ही ये लेंगे, ठीक है, जितना ये लेंगे उतना ही ये लेंगे। अब मैंने इतना लिया है तो यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा, तो इतना ही मैंने 1 ले लिया। मान लो मैंने इसको 1 सेंटीमीटर नाम दिया, तो मैं इसको भी 1 सेंटीमीटर ही लूँगी, ठीक है। ये दोनों सेम होने चाहिए, फ़र्क करोगे ना तो जो चेकिंग करने वाले वो समझ जाएगा, इसलिए वो देख के ही समझ जाते हैं कि बच्चे ने गलत बनाया है। ये दोनों सेम होने चाहिए। कोई बच्चे पता है क्या करते हैं, इसको 2 बना देते हैं, इसको 1 बना देते हैं, बन गया √3। पर उनको ये नहीं पता, अगर वो रूट वहाँ पर 2 बना देंगे ना तो 2 का 4 दे देते, जो कि मैं तुम्हें 5 बताऊँगी, ठीक है। अब देखो ये 1 हो गया, तो ये √2, पहले √2 बनाए तो √2 कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इन दोनों को लाइनों को जोड़ दो। तो यहाँ से प्रकार खोलने की वजह से जरूर, चलो यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोलते हैं और उसके बाद ऐसे करके लाइन डाल देते हैं ना, ऐसे करके। ये लाइन आती कैसे है, मान लो ये प्रकार की टिप है, यहाँ पे ये मेरी पेंसिल है प्रकार की, ये पेंसिल, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऐसे करके आर्क लगाएंगे, इतना खोलते हैं और ऐसे करके आर्क आएगी। ये मेरी क्या देगी, √2। अभी 2 की बात हो रही है, 3 बनाना है मुझे। अब देखो ये बन गया मेरा √2, अब मैं बनाऊँगी 3। अब 3 कैसे बनाते हैं, ये जो स्लांट हाइट जा रही है ना,
ये जो जा रही है उसको ही मैं क्या कर दूंगी, स्ट्रेट कर दूंगी ऐसे, इसको ही तुम स्ट्रेट कर दो। अब देखो जिस बेस पे तुमने परपेंडिकुलर बनाया था, किसको मैंने बेस माना था, इस पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया था। अब तुम इसको बेस मानो, इसको बेस मानो, इधर परपेंडिकुलर तुम्हें बनाना है, ठीक है। अब देखो देखो ये बन गया √2। अब मुझे क्या 1 और ऐड करना है, तो जितना तुमने 1 इधर ओपन करा था ना, यहाँ पर भी तुमने सेम इतना ही 1 ओपन करना है। पर याद रखना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल डी होता है, डी। ये जो मैं यहाँ से खड़ा करवा रही हूँ ना, बताना मुझे यहाँ से तुम्हें डी से बनाना है, ये 90 डिग्री, डी से 90 डिग्री बनाना आता है ना। डी का जो सेंटर है पॉइंट, डी का बीच का जो हिस्सा होता है वो यहाँ पे रखना है, और ये बीच की लाइन 90 डिग्री पे खींच दो। डी का जो हिस्सा है वो यहाँ पर रखना है, सेंटर वाला इस सेंटर पे रखना है, और ऐसे करके टेढ़ी लाइन आएगी। उतना ही लंबा खींचना जितना कि ये है, इतना लंबा, इतना ही है ना, ये इतना ही खींचना। डी से बनानी है 90 डिग्री की, यहाँ पर डी रखोगे तो यहाँ पर ऐसे टेढ़ी जाएगी। अब देखो जैसे ये परपेंडिकुलर बनाता है, फिर उसके बाद ऐसे इस सेंटर से मिला देते हैं ना, वैसे ये बना तो इसको भी हम इससे मिला देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकार खोलोगे, जैसे यहाँ पर खोला था इतना खोलोगे, और यहाँ से खोलकर ऐसे करके डॉटेड लाइन आएगी तुम्हारी, वो तुम्हें क्या देगी, √3। यही तुम्हारा √3 है बच्चा, यही तुम्हारा √3 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है। बात आई समझ। चलो √5 की बारी, जल्दी जल्दी देखो, बहुत लंबा लेक्चर खींच रहा है। √5 बट ये ना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है फिर कोई एक बनाने को, √2 तो देते नहीं है, √3 और √5 लिख के ले लो, एक आएगा, ठीक है। अब आई √5 की बारी। √5 के लिए तुम्हें परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 2 और बेस 1। ये तुम 2 को बेस बना सकते हो, परपेंडिकुलर वो तुम्हारी मर्जी है, जरूरी नहीं है तुम ये पी बनाना पड़े, ये बनाना पड़े, तभी तो 5 आएगा ना। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 और 1 √5। दे रहे कि नहीं दे रहे, ये तरीका होता है कि तुम्हें बेस कितना लेना है, परपेंडिकुलर कितना लेना है। बस ये याद रखना है, ये तो स्क्वायर होकर आया आंसर, तुम्हें ये तुम्हारे परपेंडिकुलर, ये तुम्हारे बेस है। अब बनाने का तरीका देखो, ये मैंने लाइन खींची ऐसी, ये तुम्हारा हुआ। देखो पहले मान लो कि तुम पता है क्या करो, पहले है ना बेस ही ना 2 ले लो, बेस कोई 2 ले लो, ठीक है। मान लो यहाँ पर स्केल है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। बेस को ही मैंने 2 ले दिया, ठीक, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। इसको 2 ले लो। अब लाइन कितनी लंबी, 1 तक लेनी है, 1 तक, मतलब जितना तुमने ये डबल खोला है ना, उसका आधी लाइन ऊंची ले जानी है, बस इतनी। यही क्या है, यही फर्क होता है, यहाँ पे जितना होता है वहाँ पे इतना होता है, उतना ही होता है, जितना यहाँ उतना ही यहाँ। बट 5 के केस में यहाँ पे डबल ले लो, और यहाँ पे उसका आधा, मतलब कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लो तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। 2 और 1 यही फ़र्क होता है देखने वाला, कि 2 में √2 में कितना डिफरेंट है और √5 में क्या फ़र्क है। बच्चे ही गलती करते हैं। इसमें मैंने 1 लिया, उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे डी रखोगे, यहाँ पे डी रखोगे, उसका सेंटर यहाँ पर होगा, और एक 90 डिग्री की यहाँ पे लाइन खींच दोगे। अब उसके बाद ये जो आई 1 सेंटीमीटर तक की, 1 सेंटीमीटर आ गए, यहाँ पे ऐसे करके वो 0 से मिला दो, ठीक है। अब इतना प्रकार खोलो और ऐसे करके डॉटेड लाइन नीचे गिरा दो, ये तुम्हारा हो जाएगा √5, ये हमारा हो गया √5, ठीक है। ये हुआ 1 और ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, तभी हमारा √5 बना रेडी। आई होप तुम्हें सभी कुछ समझ आया होगा जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो 1.2 भी ख़त्म ऐसे ही, चलो 1.2 ख़त्म हुई, देखते हैं 1.3, एक ब्रेक। चलो एक्सरसाइज 1.3 करते हैं स्टार्ट, ठीक है। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगी, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। एक होता है वर्ड टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक वर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये होते क्या, ऐसे नंबर जो कि एक पॉइंट में, मतलब कि डेसिमल के बाद अगर हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, डेसिमल तक आ रहे हैं, ठीक है, और एक पॉइंट तक वो रुक जाते हैं,
मतलब कि उसका आंसर निकल जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि 3.14 होगा, मतलब क्या ये 4 तक ही आ रहा है इसका, और कोई आगे आंसर नहीं है। जैसे कि 2.1, ठीक है, ये होता है टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे जो ना रुक ही नहीं रहे, डिवाइड करने के बाद भी चलते जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वैल्यू लूँ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेती हूँ, 10/3 मुझे सॉल्व करो, सारे के सारे 10/3 को सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 10/3 तुम्हें पता चलेगा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग में तुम्हें पता चल जाएगा, डिवाइड कर दो वो उस पॉइंट तक आंसर है। टर्मिनेटिंग का चलो एग्जांपल एक देती हूँ मैं, जैसे कि हो गया 4 से 10/4। देखो ये टर्मिनेटिंग का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग का लिया मैंने एग्जांपल। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैं 4 को 10 से डिवाइड करूँगी ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक पॉइंट पे रुक गया आंसर, मतलब क्या 5 तक, उसके आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा ना, कट गया, पूरा सॉल्व हो पाया। तुम अपनी तरफ से सॉल्व करके देखो, डिवाइड करो। अब देखो 10/3 है, अगर तुमने खुद ट्राई करा होगा, सॉल्व करा होगा, तो इस 10/3 का आंसर कैसा आ रहा होगा? कर रहे होगे तो आंसर पता कैसा होगा? 3.3333, मतलब रुक ही नहीं रहा, वो 3 आता ही जा रहा है ना। तो ऐसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसे जो कि एक पॉइंट तक आके रुक जाए, मतलब कि 5 आ गया और सॉल्व हो गया, तो वो पूरा चाहे 5-6 डेसिमल प्लेसेस तक आए पर वो रुक जा रहे हैं। पर ये तो रुक ही नहीं रहा, 3 आता ही जा रहा, और देखना वो चलता ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो ऐसे ही 1.3 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तुम्हें बताना है कि ये कैसा एक्सप्रेशन है। तो पहले का आंसर देखो 36/100 है, डिवाइड करो, तुम्हें बस डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें बता दिया ना बेसिक चीज़ें, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में फर्क। देखो इसको तुमने डिवाइड करा ना, तो 0.36 आंसर आ रहा होगा। अब देखो 0.36 एक पॉइंट पे आकर रुक गया ना, इसकी तरह तो नहीं ना चलता जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो तुम ये क्वेश्चन है खुद ट्राई करना, मैं बस एक ही बताया था, बस यही मैं चीज़ बतानी थी मुझे। होते क्या है, खुद सॉल्व कर लोगे तो खुद समझ लो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना इसके बारे में कि नहीं आया समझ, और या फिर मुझसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, तो मुझे बता देना। अब इसका क्वेश्चन 2 है ना, मुझे नहीं लगता कोई चांसेस है इसके आने के, ठीक है। और ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करना भी सही नहीं होता। बाकी देख लेना, टीचर तुम्हें करवाई देगी, है ना, टीचर तो सब करवा देती है, बस बोल दे टेक लो। चलो थर्ड वाले पर आ जाते हैं। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 99% चांसेस है आने की, 1% की गारंटी नहीं लेती मैं, 99 जरूर आएगा, ठीक है। इस थर्ड में पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट है 0.6। अब ये ऊपर जो लिखा है मैंने, वो क्या होता है? जो ऊपर मैंने ऐसे लगा दिया, इसको है ना हम एक तरीके से बार बोलते हैं, 0.6 बार, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये जो मैंने टर्मिनेटिंग तो मैं लिखा है ना 3.33333, ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग वाली चीज़ होती है उसी पे ही बार आती है। मतलब ये जो 3.33 है ना, उसको पता तुम कैसे लिख सकते हो, ये 3.3 के ऊपर बार। अब समझ आया कि ये बार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जिसके ऊपर बार आ रही है, इसका मतलब वो नंबर, मतलब 3 के ऊपर, मतलब वो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, रुक नहीं रहा। तो ये जो 333 आ रहा था ना, उसको हम एक बार 3 लिख के बार लगा दो ना, किसका खत्म, तुम्हें वो लिखने की जरूरत नहीं। तो आप समझ रहे हो 0.6 का मतलब, तो मतलब 0.66666 चलता जा रहा है, ठीक है, इतना अंडरस्टूड है। चलो अब इसे सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। तो देखो 0.6 है, अब इसी को ये मैंने 0.6 बार को कैसे लिख दिया, इसका मतलब 0.666 ऐसे ऐसे चलता जाए, इसका मतलब ये है। देखो इसको ना स्टेप समझ लो या कैसे भी, इसको याद करने का तरीका जो भी समझो। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, x की
की वैल्यू क्या 0.666, मतलब ये जो 0.6 का बार है ना, जिसको मैंने 666 करके बस 3 तक ही लिखा, ज़्यादा तो लिखूंगी कोई टाइम वेस्ट करूँ, तो मैंने इसी को ही मैंने x मान लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको जब मैंने x माना और ये चलता जा रहा तो मैं ऐसे डॉट डॉट भी लगा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको है ना 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 10x हो जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 6.66, और बाकी चलता जाएगा। जब पॉइंट वाली चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो एक पॉइंट शिफ्ट नहीं हो जाता इस तरफ, होता है कि नहीं होता? तो मल्टीप्लाई कर लेना भाई। अब तुम सोचो ये पॉइंट चलते जा रहा है तो मल्टीप्लाई कैसे हो, 666 कितना लेना, 10 से मल्टीप्लाई करना, तो देखना 6.66 आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखना तो सब समझ लीजिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे हो गया 10x इक्वल टू, अब देखो ये 6.66 है तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ। 6 को मैं अलग कर दूँ प्लस में 0.66, उसको अलग कर दूँ, फिर एक बात है कि नहीं है, बोलो। इस 6 पॉइंट को, मतलब पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो कंप्लीट एक नंबर है, और पॉइंट से उसके बाद वाली चीज़ें वो 0 पॉइंट समथिंग की तो होती है, और उसको ही तो मैंने तोड़ के लिख दिया है। अगर मैं मान लो कि ये समझ नहीं आ रहा करा, इन दोनों का अगर तुम प्लस करोगे जो मैंने सॉल्व करके लिखा है तो 6.66 ही तो आएगा। करो, इन दोनों को प्लस करो आपस में, तो ये ऊपर वाले नंबर आ रहा है ना, तो इसको मैंने तोड़ के तो लिख दिया, सेपरेट कर दिया एक तरीके से, है ना, तो ये हो गया। अब देखो एक और बात, अब मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब देखो 10x है इक्वल टू 6 का 6। अब देखो ये 0.66 लिखा था मैंने, उसको मैंने x ही तो माना था कि नहीं माना था, x था क्या मेरा, ये 0.66 ही तो था, और यहाँ पे 3 6 था, यहाँ पे 2 6 था, भी मत बोलना, ये 6 चलता ही तो जा रहा है ना, ये भी चलता ही जा रहा है। यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे 10 लिख लो, बात तो एक ही है तो वो x ही ना मेरा, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक, इतनी बात ठीक है। ओके, सो इतना होगा हमारा काम। अब देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये x इसके पास जाएगा। देखो ये इसके साथ कैसे है, 6 के साथ प्लस में, तो इधर आप क्या हो जाएगा माइनस में, तो 10x के पास ये वाला x आ जाएगा इधर माइनस में, यहाँ पर आ गया 6। अब ये मत बोलना भाई यहाँ पर माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये x यहाँ पे प्लस में था, तो इसलिए यहाँ पर आके माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया 9x, और ये इक्वल टू 6। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x मैंने इधर ही रखा। देखो 9 है ना, x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये ऐसे होते हैं ना साथ में तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 6 के पास जाएगा तो कैसा आएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 6/9 हो गया। ठीक है, और 6/9 को तुम डिवाइड करोगे ना तो 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, इसको 2 से काटो, सॉरी इसको 3 से काटो, इसको भी 3 से काटो, देखो ना हुआ कि नहीं, 3 2 जा, सॉरी तुम्हारे चक्कर में मेरे टेबल जा रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कट रहा है कि नहीं कट रहा, 2/3 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही हमारी x की वैल्यू है, विच इज 2/3, है ना। ये हो गया हमारा सॉल्व, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत इजी वाला है, 0.6, थोड़ा सा लिटिल बिट देंगे डिफरेंट, तो वो आते हैं एग्जाम में। अब देखो मैं तो